Hello everyone. Today we are going to start with an important chapter of class 11th. Oh, class 12 this is. Sorry. तो आज हम पढ़ेंगे theory of consumer behavior. Let me share the screen with you. Okay. तो आज हम पढ़ेंगे theory of consumer behavior. अभी कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? बेसिकली इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मार्केट, कि मार्केट क्या है, तो मार्केट में कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम 2-3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो ये सब जो इसमें टॉपिक्स हैं ये हम कवर करेंगे। होपफुली देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं आज। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली फर्स्ट थिंग इसमें जो आती है यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी सिंपली अ वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। व्हाट डज इट मीन? कि जैसे आपने एक चॉकलेट लिया, डेयरी मिल्क, आपने खाया, आपको बहुत अच्छा लगा। आपने बड़े दिनों से चॉकलेट नहीं खाई थी, तो आपने खाई तो बहुत अच्छी लगी। जस्ट उस चॉकलेट के बाद आपने फिर एक चॉकलेट खाया, शायद वो आपको उतनी अच्छी ना लगे, कि आपने वो टेस्ट पहले डिस्कवर उस टाइम पीरियड में नहीं किया था, लेकिन अब वो आपने टेस्ट डिस्कवर कर लिया है। अगली चॉकलेट खाई, उसमें इतना मजा नहीं आया, वो खा ली जस्ट। तो आप 3 चॉकलेट खा चुके हो बैक टू बैक, तो उसमें भी इतना टेस्ट आपको नहीं मिला जितना आपको फर्स्ट और सेकंड में मिला था। 4 चॉकलेट आपने खाई नहीं, यार मैं इससे ज्यादा खाऊंगा तो मैं शायद हजम ना कर पाऊँ। तो धीरे धीरे आप देख लो कि जो आपका सेटिस्फैक्शन है उस कमोडिटी को कंज्यूम करते हुए, वो कम होता जा रहा है। और यही यूटिलिटी हमें बताता है कि जब आप पहली यूनिट खाते हैं तो यूटिलिटी ज्यादा होती है। ये मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पे कवर करता चल रहा हूँ। आगे हम पढ़ लेंगे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। दूसरी यूनिट खाएंगे तो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, तीसरी यूनिट खाएंगे तो उससे कम, चौथी यूनिट खाएंगे तो शायद मिले ही ना। ठीक है, तो हम आगे एक ये टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। व्हाट डज इट मीन? इसमें हम यूटिलिटी को ना नंबर्स में यूटिलिटी को नंबर्स में हम मेजर करते हैं। सपोज कि फर्स्ट चॉकलेट खाई तो 30 यूटिल्स मिली मुझे, सेकंड खाई तो 20 यूटिल्स मिली, थर्ड खाई तो 15 यूटिल्स मिली। तो इसमें टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? टोटल यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि जितनी आपने यूनिट्स खाई और उससे जितनी यूटिल्स मिली, मतलब यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी व्हिच आई एम सेइंग ओवर हियर। तो कितनी आपको टोटल यूटिलिटी ड्राइव हुई उन कमोडिटी को कंज्यूम करने से। सपोज आपने 4 चॉकलेट खाई और पहली यूनिट से मिली आपको 12 यूटिल्स, सेकंड यूनिट से मिली आपको 8 यूटिल्स, थर्ड चॉकलेट से मिली आपको 6 यूटिल्स, फोर्थ चॉकलेट से मिली आपको 0। तो आपकी टोटल यूटिलिटी हुई 26, which is over here I am saying 12, 8, 6 and 0। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ कि जो आपने पहली यूनिट कंज्यूम करी और जो दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, उसके वजह से आपको एक्स्ट्रा यूटिल्स, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिला। जैसे आपने पहली यूटिल्स चॉकलेट कंज्यूम करी वो थी 12 और सेकंड करी वो थी 8, तो टोटल यूटिलिटी सेकंड चॉकलेट तक होगी 20। लेकिन आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो पहली चॉकलेट पे 12 थी, सेकंड पे 20, तो एक्स्ट्रा जो हुई है वो कंज्यूम वो हुई है 8। ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी सेकंड चॉकलेट कंज्यूम करते हुई है 8। तो हम इसको यहाँ पर एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। वन एडिशनल यूनिट की हम एक एक्स्ट्रा यूनिट खाएंगे तो हमें क्या फायदा मिलने वाला है भैया, क्या सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है इस यूनिट को कंज्यूम करते हुए। सपोज 4 बनाना गिव अस 28 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी। तो 4 बनाना आपको 28 यूनिट्स दे रहे हैं और 5 बनाना दे रहे हैं 30, तो एक एक्स्ट्रा बनाना खाने पे आपको 30 होगी यूटिल्स। तो 30 - 28 इक्वल्स टू 2। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ कमोडिटी, हमें हमेशा याद रखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हम डिनोट कर रहे हैं वो किस नंबर ऑफ कमोडिटी के लिए यूज कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि आपने सिंपली पेपर में लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी लिख दिया सिंपल और अपना मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव कर दिया कि 30 माइनस 28, ऐसे नहीं नंबर मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्या जानना पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ कमोडिटी, ये जो फिफ्थ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिनोट करना पड़ेगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो हियर व्हाट वी हैव सीन कि 5 बनाना चाहे तो 28 और 4 खाए थे तो 28, 5 खाए तो 30 यूनिट्स। तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉर कंज्यूमिंग फिफ्थ बनाना इज 2 यूनिट्स। आप ये एक बार टेबल स्टडी करते हैं। यूनिट 1 टोटल यूटिलिटी 12, मार्जिनल यूटिलिटी 12। अब मार्जिनल यूटिलिटी 12 क्यों है? क्योंकि हमें फर्स्ट यूनिट पे एक्स्ट्रा सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उससे पहले तो हमने कंज्यूम की ही नहीं थी, तो फर्स्ट यूनिट क्या ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बन जाता है। सेकंड यूनिट क्या है तो हमें मिली टोटल यूटिलिटी होगी हमारी 18। इसका ये मतलब हुआ कि अब हमें जो सेटिस्फेक्शन सेकंड यूनिट से मिली वो 6 थी और ये कंपैरेटिवली फर्स्ट यूनिट से कम थी, जो हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। थर्ड के 22, 4, फोर्थ के 24, 2, फिफ्थ के 24, 0, सिक्स के 22, -2। अभी -2 का क्या मतलब है कि कभी कभी आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो आपको अब हजार्डस होने लगे। सपोज कि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि आप गए एक रेस्टोरेंट में, आपने पहली रोटी खाई, आपको बड़ा अच्छा लगा, 12 यूटिल्स मिली, दूसरी खाई 6 मिली, तीसरी खाई 4 मिली, चौथी खाई 2 मिली। अब आपका पेट भर चुका है। 5वीं खाई यार प्लीज ले लो ना, तो सेटिस्फेक्शन मिली नहीं। 5वीं खाई तो प्लीज ले लो ना, सेटिस्फेक्शन मिली नहीं, तो आपको 0 यूटिल्स मिली। अब आपने खाई 6th रोटी। अब 6ठी रोटी उठाने पे आपको ओवर ईटिंग हो गई, एसिडिटी हो गई। अब एसिडिटी हो गई तो ये आपको नेगेटिव यूटिलिटी दे रहा है, मतलब ये आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, ये इसकी वजह से आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो गई, 22 हो गई। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, ये ऐसा कभी नहीं होएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप पहले यूनिट से ये यहाँ पे 12 हो और ये यहाँ पे बढ़ के एकदम 25 हो जाए, मतलब ये 13 आ जाए। क्योंकि जो आपको पहली कमोडिटी कंज्यूम करने में सेटिस्फेक्शन आएगा वो दूसरी में कंज्यूम करने में नहीं आएगा। बट कमोडिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने मैंगो कंज्यूम किया था और बाद में बनाना। द कमोडिटी ऑफ शुड बी ऑफ द सेम नेचर। तो अगर हम कर्व देखें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो भी ऐसे जाता है, ऐसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। आप देख रहे हो डिमिनिशिंग, ये डिमिनिशिंग हो रहा है। आपका टोटल यूटिलिटी ऊपर जाएगा और ये ऐसे जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल ये है कि जब आप पहली यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम था। देख रहे हो आप यहाँ पे 12 एंड 12। आगे चले आप तो आपका टोटल यूटिलिटी आगे गया, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपका पहले यूनिट से कम हो गया, तो ये यहाँ पर आया 6। देन क्या हुआ, आपका टोटल यूटिलिटी 22 और आगे गए तो 22 हो गया, ये मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई। अब क्या हुआ आगे, यहाँ पर आपका 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर और जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, रिलेशनशिप आएगा एग्जाम में, व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो ये जरूर लिख के आना कि व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज एट इट्स पीक, तो ये पीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी एट 0, क्योंकि यहाँ पर आपको हाईएस्ट यूटिलिटी अचीव हो गई और उसके बाद शुरू हो जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये तो लॉ तो यहीं से शुरू हो गया था, लेकिन नेगेटिव यूटिलिटी आपकी 0, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो जाती है उसके बाद शुरू होना लगता है। और दूसरा जो आप रिलेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग। और एक रिलेशन ये बनता है व्हेन मार्जिनल टोटल यूटिलिटी इज एट पीक, मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी एट 0। और एक थर्ड रिलेशन बनता है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बार टेक्निक से पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that marginal utility from consuming each additional unit जो हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे of a commodity declines as its consumption increases. Simple. While keeping consumption of other commodities constant. मैंने वो पहले भी बोला था कि आप जो एक commodity सिर्फ एक ही commodity पे ध्यान देना है,
ऐसा नहीं है कि आप चॉकलेट भी खा रहे हैं, उधर तंदूरी रोटी भी खा रहे हैं और ये मटर पनीर भी चल रहा है, तो ऐसे नहीं होएगा। एक यूनिट देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगर आप 2-3 कमोडिटी खा रहे हो तो आपको हर कमोडिटी अलग सेटिस्फेक्शन दे रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऐसी कोई चीज रिलेट नहीं करता, वो सिंपल रिलेट करता है एक सिमिलर यूनिट के लिए। सपोज आपने एक बनाना शुरू किया, सेकंड खाया, थर्ड खाया, फोर्थ खाया। अब इसका एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छा देता हूँ। आपने ज्यादा खाना खा लिया और यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में चली गई, फिर आपने खरीदा इनो का पैकेट और उसे पिया, आपको लगता है अब सेटिस्फेक्शन आपकी नेगेटिव जाएगी? अब तो आपकी पॉजिटिव जाएगी, और शायद पहले से ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि अब वो चीज आपने एक मेडिसिन के तौर पे लिया और उसे रिकवर करने के लिए लिया। तो अब आप जो यूटिलिटी देखेंगे इनो के कॉन्टेक्स्ट में, वो इनो के लिए होगी, ना कि किसी रोड या किसी और कंज्यूमिंग आइटम के लिए। आगे चलते हैं। इसी से हमारा एक कर्व डिफाइन होता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं इसको। अच्छा, तो एक नई चीज हम अब सीखते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व ये होता है कि आपके पास ना दो कमोडिटी है, सपोज मैंगोज एंड बनाना। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हमें टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे कि टेक्स्ट बुक क्या कह रही है। इंडिफरेंस कर्व पर आपकी यूटिलिटी सेम रहती है, लेकिन आप दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज आपने 15 मैंगोज खाए और एक बनाना खाया, और आपको ये यूटिलिटी जो ड्राइव हुई यहाँ इन दोनों से, 15 मैंगोज से और 1 बनाना से, वो इज एट द पॉइंट ए। आपने 12 मैंगोज खाए और 2 बनाना खाए, वो यूटिलिटी आपको जो ड्राइव हुई वो एट द पॉइंट बी। सिमिलरली 10 मैंगोज 3 बनाना सी, 9 मैंगोज 4 बनाना डी। अब इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिस पर आपका टोटल यूटिलिटी सेम रहता है, मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन सेम रहती है बाय यूजिंग bundle of goods, two bundle of goods and having different numbers। ये क्या कहता है यहाँ पर देखो, सीधा आते हैं इंडिफरेंस कर्व। द कंज्यूमर इज सेड टू बी इनडिफरेंट ऑन द डिफरेंट बंडल्स, मतलब कंज्यूमर को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कंज्यूम करेगा, क्या चीज उसे अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर वो इतने यूनिट्स बनाना की खाए और इतने मैंगो के खाए, या फिर मतलब 11 यूनिट्स बनाना के और 4 यूनिट मैंगो के, या फिर 10 यूनिट बनाना के और 5 यूनिट मैंगो के, तो वो सिमिलर ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है उसको। तो ये चीज बताती है इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। कंज्यूमर इज सेड टू बी इंडिफरेंट ऑन द डिफरेंट बंडल्स। डिफरेंट बंडल्स क्या है? ए बी सी एंड डी, because each point of the bundles give the consumer equal utility. Such a curve joining all points representing bundles among which the consumer is indifferent is the indifference curve। इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यूजुअली फोकस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड पर, फैक्टर्स ऑफ डिमांड पर, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये मेरे ख्याल से 3 to 4 मार्क्स कवर कर जाएगा। तो एक तो ये कर्व और ये डेफिनेशन और इसका एक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। आपको चार्ट्स बना के आने हैं, डिनोट करके आने हैं, बुलेट पॉइंट्स लिख के आने हैं, बहुत जरूरी है, वरना नंबर मिलेंगे तो तब भी, ये सीबीएसई बोर्ड है, मिल जाते हैं नंबर, लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। जहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, वहां पे आपको 2.5 या 3 मिल जाएंगे। एक नई चीज पढ़ते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व से ही ड्राइव होते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। The amount of mangoes that the consumer has to forego in order to get an additional banana, her total utility level being the same, is called marginal rate of substitution. What does it mean? The amount of mangoes that the consumer has to forego, मतलब मैं कितने मैंगो छोड़ू कि मुझे एक एडिशनल बनाना मिल जाए और मेरी टोटल यूटिलिटी भी सेम रहे। इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भी क्लियर नहीं होगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप पहले कंज्यूम कर रहे थे 4 मैंगोज और 2 बनाना,
और आपकी यूटिलिटी मिल रही थी सपोज 36। अब आपने कहा यार मैं 3 मैंगोज खाता हूँ, या मैं 2 मैंगोज खाता हूँ, अब मुझे कितने एडिशनल बनाना जाने पड़ेंगे, मैं 36 से यूटिल्स मिले। तो वो चीज बताता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि कितने मुझे एक्स्ट्रा बनाना जाने पड़ेंगे जब मैं 2 मैंगोज पे आ जाता हूँ और मेरी यूटिलिटी 36 की है। आगे हम टेबल से और समझते हैं। कॉम्बिनेशन ए, क्वांटिटी ऑफ बनाना 1, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज 15। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो हमने जो डिफाइन कर दिया कि 36 है या 40 है, व्हाटएवर। अब हम चलते हैं अगले कॉम्बिनेशन पे, और हमारे जो यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी है वो सेम रहना चाहिए। हमने कहा कि हम 2 यूनिट्स ऑफ बनाना खाएं और 12 यूनिट्स ऑफ मैंगो खाएं तो वो भी पहले जैसा ही रहेगा, मतलब वी आर इनडिफरेंट टूवर्ड्स इट। तो प्लीज नोट इट, इंडिफरेंस टर्म और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गोज हैंड इन हैंड। ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आपके पास इंडिफरेंस टर्म का क्वेश्चन 5 या 6 नंबर में आता है तो प्लीज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिख के आइएगा, वहां पर ना लिख के मत आइएगा। कॉम्बिनेशन ए, क्वांटिटी ऑफ बनानास 1, 15। अब आपने एक एक्स्ट्रा बनाना लेना है और एक मैंगोज कितने छोड़ू कि मेरा वो सेम रहे। तो आपने एक यूनिट ऑफ बनाना के लिए 3 मैंगोज छोड़ दिए, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका हुआ 3:1। अगले कॉम्बिनेशन में आपने एक बनाना के लिए 2 मैंगोज छोड़ दिए, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हुआ 2:1। और अगले उसमें 1:1। तो ये एक ये डिमिनिशिंग उसमें जाता है बेसिकली। अब क्यों जाते हैं हम पढ़ते हैं। One can notice that in the table 2.2 is this one. As we increase the quantity of banana, the quantity of mangoes sacrificed for each additional banana declines. क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये? The quantity of bananas, as we increase the quantity of bananas, जैसे हम quantity of bananas increase कर रहे हैं तो हमें जितने मैंगो छोड़ने पड़ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। कैसे कम होते जा रहे हैं? पहले हमने 3 छोड़े थे एक बनाना के लिए, फिर हमने 2 छोड़े, फिर हमने एक बनाना के लिए एक ही मैंगो छोड़ा। In other words, MRS diminishes with increase in the number of bananas. ये चीज यहाँ पर हो रही है, MRS decreases 3, then 2, then 1 with the increase in number of bananas. As the number of bananas with the consumer increases, the MU derived for each additional banana falls. ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि as the number of bananas with the as the number of bananas with the consumer increases, जैसे जैसे बनानास का कंजम्पशन बढ़ता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक बनाना से वो अगले बनाना से कंपैरेटिवली कम होती जाती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बताता है हमको। Similarly, with the falling quantity of mango, the minority derived from mangoes increases. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ बनाना तो बढ़ा रहे हैं लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैंगो घटा भी तो रहे हैं। जैसे हम मैंगोज की क्वांटिटी घटा रहे हैं तो मार्जिनल ड्राइव फ्रॉम मैंगो इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब क्या हो, पहले आप 3 मैंगो खा रहे थे लेकिन अब आप 2 मैंगो खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जस्ट अपोजिट कर दो आप, क्योंकि अब आप नीचे नहीं जा रहे हो, अब आप ऊपर जा रहे हो। पहले आप 15 मैंगोज खा रहे थे, अब आप 12 पे आ गए। तो जब 12 पे आ गए डेफिनेटली वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ड्राइव्ड फ्रॉम मैंगोज, मैं मैंगोज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो बढ़ जाएगी सिर्फ मैंगोज की। So with increasing the number of bananas, the consumer will feel the inclination to sacrifice small and smaller amounts of mangoes. जैसे जैसे कंज्यूमर को लगेगा कि मुझे बनाना और खाने चाहिए, वो थोड़े से छोटा नंबर मैंगोज का घटाता जाएगा। The tendency for the marginal rate of substitution to fall with increasing quantity of bananas is known as law of diminishing marginal rate of substitution. ये सिंपली आपको जस्ट इसी तरह से आप समझा पाओगे वहां पर, ये आपको ऐसे ही लिख के आना है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये शेप ऑफ एन, ये एक टॉपिक है हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है वो कि जैसे 5 रुपये नोट है, 5 रुपये कॉइन है, तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1:1 ही रहेगा। क्यों रहेगा? ये सिमिलर कमोडिटी है।
चाहे 5 रुपये नोट की वैल्यू भी वही रहेगी और 5 रुपये कॉइन की वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन की गई है, एक बार आप रीड आउट कर लेना, ये इश्यू तो पूछ लेना। Indifference map is nothing but just a graphical presentation of different indifference curves. अब हम चलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है, एक ये मैं बता देता हूँ आपको, कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट पर यूजुअली क्वेश्चन नहीं मिलता, बट फिर भी पढ़ के तो सब जाना है, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। कंज्यूमर बजट क्या कहता है कि आप टू सेट्स ऑफ कमोडिटी सपोज खरीद लेते हैं। अब 2 सेट्स ऑफ कमोडिटी हम जब खरीद लेते हैं तो उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारी टोटल इनकम को एक्सीड नहीं करना चाहिए। सपोज आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपए दिए और बनाना है 25 रुपए डजन, और डजन होप कि सबको पता हो, डजन मतलब 12 यूनिट्स ऑफ बनाना, और मैंगो जो है 30 रुपी 25 रुपए केजी। चलो, तो आप एक डजन बनाना और एक डजन मैंगो तो ले सकते हैं, मतलब द एक्सपेंडिचर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। तो वही चीज बजट, कंज्यूमर बजट हमें एक्सप्लेन करता है। क्या करता है एक्सप्लेन? Given the prices of the goods and the income of consumer, she can choose any bundle as long as it costs less than or equal to the income she has. जितने पैसे होंगे उतना ही तो सिंपल है, जितने पैसे होंगे उतने तो खर्चा करूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। This is called the consumer's budget constant. The set of bundles available to the consumer is called the budget set. Budget set का क्या मतलब हुआ? जितनी भी चीजें हम मतलब जितने भी हम परमुटेशन या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, जिनके पास मैथ्स होगी वो ये चीज अच्छे से समझ पाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होती है, क्लास 11 में चैप्टर है। और जिनके पास नहीं है, सिंपल बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन, जस्ट यूज द वर्ड कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन हम इस बजट कॉन्स्टेंट में परचेज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें ये भी आएंगे कि जो 50 के नीचे हैं वो भी, ये नहीं कि हमेशा 50 ही रखना है हमें। सपोज आपके पास 50 रुपीज है तो आप 1 डजन बनाना ले लीजिए, तो वो भी आपके बजट सेट में आएगा। और 0 यूनिट्स ऑफ 0 kg ऑफ मैंगो एंड 1 डजन ऑफ बनाना शुड कंप्राइज द पार्ट ऑफ योर बजट सेट। एक बार आप इसे रीड आउट कर लेना, सिंपल है, इसमें जो ज्यादा इशू नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है बजट सेट। एंड कोई भी इशू है तो प्लीज, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर यू गाइस। एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, डिमांड। अब डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये हर जगह प्रिवेल करता है। क्या मतलब हुआ? डिमांड का मतलब ये हुआ, बेसिकली आप एक सिंपल सी, पहले इसको छोड़ दीजिए, इसे नहीं पढ़िए। सपोज आपके पास मार्केट में 2 चॉकलेट्स अवेलेबल है, मंच एंड पर्क। एंड बेसिकली जहां तक मुझे लगता है मंच एंड पर्क का टेस्ट सेम है। तो मंच जो है वो 10 रुपीज की आती है, मतलब आती तो 5 की भी है, लेकिन अभी आप जस्ट एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ, 10 रुपीज की आती है। और पर्क आपकी भी 10 रुपीज की आती है। अब कैडबरी कंपनी पर्क प्रोड्यूस करती है और नेस्ले मंच को। कैडबरी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं ना मंच का मार्केट गिरा दूंगी बुरी तरह से। तो मैं क्या करूंगी कि हमारा टेस्ट तो सेम है ही, मैं अपना प्राइस ना 10 से हटा के 8 कर देती हूँ। अब ज्यादातर बच्चे ही जाते हैं चॉकलेट शॉप्स पे, तो बच्चा गया, बच्चे ने कहा अंकल मंच कितने की है? कहता 10 की। अंकल पर्क कितने की है? कहता 8 की। बच्चे को लगा यार 8 की पर्क मिल रही है, मैं तो 2 की टॉफी भी खा सकता हूँ। तो एकदम से उसने पर्क कंज्यूम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पर्क का प्राइस नीचे चला गया, डिपेंडिंग अपॉन कि पर्क और मंच का टेस्ट सेम है। तो यही लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि जैसे जैसे हम किसी का प्राइस घटाते हैं उसका डिमांड बढ़ जाता है। एक बार रीडिंग कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। A quantity of commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford, given prices of goods and consumers' tastes and preferences. Given prices of goods and consumers' tastes and preferences is called demand for the commodity. Whenever one or more of these variables change, the quantity of the goods chosen by the consumer is likely to change as well.
एक बार हम लॉ ऑफ डिमांड जहां पर अच्छे से नरेट किया हुआ है, आई होप आप ये समझ में आया होगा। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड। डिमांड बता रहा है वो, लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता रहा, सिंपली डिमांड बता रहा है। गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस स्टार्ट डिमांड फॉर द कमोडिटी की डिमांड की है मार्केट में उसकी। जो क्वांटिटी कंज्यूमर विलिंग टू बाय है और एबल टू अफोर्ड है वही तो डिमांड करेगा, तो वो डिमांड बता रहा है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर ये नरेट है अच्छे से, पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया उसके बाद इसका नरेशन दिया सही से। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। In other words, when price of the commodity increases, demand for it falls. Simply when price of the commodity increases, price of the commodity हमारे एग्जांपल में क्या था, मंच का प्राइस कंपैरेटिवली पर के इंक्रीज हो गया, डिमांड फॉल होगी, उस बच्चे ने उसको नहीं खरीदा। एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, पर का प्राइस डिक्रीज हुआ था, डिमांड फॉर इट राइजेस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। आई होप यू गाइस आपको अब तक समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं इसके बाद अगले सेशन में। थैंक यू।